सो हेलो क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक है और ये 1 शॉर्ट होने वाला है। हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को पूरा देखेंगे और यहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कराते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर हमारा। तो पहला चैप्टर आपका जो है ये हमें पता है कि जब इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, उसके बाद में ये डील करता है। उसके बाद हमें जो प्रिंसिपल स्टेट थे उन्हें कैसे इंटीग्रेट किया गया, हमें क्या क्या चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था, ये सब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये देखो सबसे बढ़िया फ़ोटो है उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये कोलकाता का फ़ोटो है, एक मुस्लिम झंडा भी है और इंडिया का झंडा भी है, पाकिस्तान में भी ये है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं अब। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, कब आज़ाद हुआ था हमारा देश? हमारा देश आज़ाद हुआ था 14 तारीख को, मीन्स 15 तारीख को आधी रात को, मतलब 14 तारीख की रात थी और 15 तारीख की सुबह हो रही थी, ठीक है। उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने एक बहुत फेमस स्पीच दिया था जिसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, ठीक है। ये स्पीच बहुत फेमस है, इसका नाम हर जगह पूछा जाता है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। फेमस स्पीच उन्होंने दिया था, ठीक है। ये वो लम्हा था जिसकी लोग कई सालों से ये सोच रहे थे कि हमें कब आज़ादी मिलेगी। ये वो लम्हा था कि सब लोग खुश थे। आपने हर जगह पढ़ा होगा कि हर बुक में पढ़ा होगा कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो कई चीज़ों से इंस्पायर्ड था। लोगों की अलग अलग डिमांड्स थी, लोग अलग अलग चीज़ चाहते थे, लेकिन दो डिमांड्स थी वो सब लोग चाहते थे। पहला, वी शैल रन द गवर्नमेंट थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमारी जो गवर्नमेंट बनेगी इंडिपेंडेंट के बाद, वो कैसे गवर्नमेंट होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसके लिए चलनी चाहिए, किसके लिए काम करनी चाहिए? पुअर पीपल के लिए होनी चाहिए, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है हमारी सोसाइटी में, उसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है। मैं आप लिखता चलता हूँ, ठीक है। चैलेंजेस, ठीक है, एक मिनट। 15 अगस्त को, 15 अगस्त को क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मिली हमें, ठीक है। इंडिपेंडेंस मिली हमें, ठीक है। उस टाइम पे नेहरू जी ने एक स्पीच दिया था जिसका नाम था TY ट्रस्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, TRYST, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। नेहरू जी का स्पीच था ये, ठीक है। गवर्नमेंट, लोगों के एस्पिरेशन थे यहाँ पे, इंडिपेंडेंस के बाद लोगों के एस्पिरेशन थे, एस्पिरेशन ऑफ पीपल। पहला एस्पिरेशन था, गवर्नमेंट शुड रन थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है। और दूसरा था वर्क फॉर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। ये दो एस्पिरेशन थे हमारे लोगों के जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। बट जैसा कि हमें पता है, जब हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से हमें आज़ादी मिल गई थी। लोगों ने बहुत सारे खून बहाए हैं, लोगों ने बहुत हार्ड सिचुएशन में आज़ादी मिली थी हमें, ठीक है। देखो अब वही ये इस चैप्टर में हमें बताया गया है पहले, ठीक है। देखो उस टाइम पे ये हेडलाइन थी, आप देख सकते हो हेडलाइन क्या थी उस टाइम पे। द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, ये वो था, हेडलाइन थी यहाँ पे कि एंड ऑफ 200 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। वो इस टाइम पे ये हेडलाइन थी यहाँ की न्यूज़पेपर्स की। देखो हम 3 चैलेंजेस की बात करते हैं। 3 चैलेंजेस जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 3 चैलेंजेस थे जो हमारा देश उस टाइम फेस कर रहा था, ठीक है। पहला चैलेंज क्या था? द फर्स्ट चैलेंज वॉज
टू सेव द नेशन विथ यूनिटी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले पहला चैलेंज यहाँ पे लिख देते हैं हम, हेडिंग डालो आप अपने बुक में, सॉरी हेडिंग डालो अपने बुक में आप, द 3 challenges, ठीक है। पहला चैलेंज क्या था? पहला चैलेंज था टू शेप द नेशन विथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन विथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या था हमारे देश के सामने? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ठीक है। और तीसरा चैलेंज क्या था? टू इंश्योर वेलबींग ऑफ पीपल। हमारे जो लोग थे उनके लोगों के लिए काम करना, हमारी उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ये हमारे लोगों के एस्पिरेशन थे। ये 3 चैलेंजेस थे हमारी गवर्नमेंट के सामने उस टाइम पे। ये 3 चैलेंजेस कैसे हम करें? पहला देखो, टू इंश्योर टू शेप द नेशन विथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो नेशन है ना वो बहुत मीन्स डाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, ठीक है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे नेशन में, ठीक है। तो डाइवर्सिटी भी है और पीपल जो लोग थे वो अलग अलग जगहों से हमारे फ्रीडम के लिए, हमारे देश के फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। तो हमारे देश का पहला चैलेंज यही था कि ये लोग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हमें इनको एक देश में लाना है, ठीक है। तो एक कंट्री, यूनाइटेड कंट्री एक बनानी है हमें, ठीक है। अब लोग जो बाहर के लोग थे वो लोग ये सोचते थे कि ये जो ऐसी कंट्री जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है वो लोग एक साथ कैसे रह पाएंगे, मीन्स इम्पॉसिबल है, मतलब, ठीक है। और दूसरा चैलेंज क्या था? दूसरा चैलेंज अब जैसा कि हमने अभी लिखा, ठीक है, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब देखो हमारी कंट्री ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। राजा रजवाड़ों का था पूरा, और क्या बोलते हैं वो, राजा रजवाड़ों का था। वो लोग डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो लोग मोनार्की थे, ठीक है। और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि हमारी सत्ता जो है, हमारी जो गवर्नमेंट का हमारा जो पावर है वो दूसरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चला जाए और फिर जो लोग हैं वो अपने राइट्स के लिए बोलें, ठीक है। तो दूसरा हमारा चैलेंज था कि जो इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना था। और तीसरा चैलेंज हमारा जो है वो तीसरा चैलेंज था कि लोगों का जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। लोग उस टाइम पे डेवलप नहीं थे, उस टाइम पे कितनी बुरी हालत थी, भूखमरी से लोग मरते थे, ठीक है। उस टाइम पे इतनी बुरी हालत थी। तो ये जो तीनों चैलेंजेस जो हमने पढ़े ना, इसको हम डिटेल में 2nd एंड 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, ये सब तीनों चैलेंज है ना, इसको कैसे गवर्नमेंट ने ओवरकम किया, कौन कौन से रूल बनाए, ये सब किस में पढ़ोगे आप? ये सब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2nd एंड 3rd में, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अभी जो आगे हमारा हेडलाइन है, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो स्टैम्प है, ठीक है, स्टैम्प मीन्स आप समझ सकते हो, स्टैम्प जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, हमारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू रिलीज़ होता है, कोई वोकेशन आता है तो, ठीक है, किसी खास ओकेज़न पे ये सब रिलीज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया था उस टाइम पे, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे थे उस टाइम पे उसने रिलीज़ किया था। और फिर दूसरा जो हमारा रिपब्लिक डे है उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 में, सॉरी, उस टाइम पे ऐसे स्टैम्प हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किए थे। ये डॉन हमारा जो है ये पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है, तो उसमें ये सब हेडलाइन छपी थी, ठीक है। अब चलो हम आगे देखते हैं। देखो अब तीसरा जो हेडलाइन आपका बनता है, तीसरा हेडलाइन है आपका कि जो पार्टीशन है 14-15 अगस्त को सिर्फ इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया था, ब्रिटिश इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रिटिश इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था 14 और 15 अगस्त को, ठीक है।
देखो, अब ये क्यों डिवाइड किया गया था, ये डिवाइड किया गया था टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी ये थी कि जो इंडिया है ना वो दो लोगों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो कि क्या बोलते हैं, ये पहला जो है जो मुस्लिम है और दूसरा जो है हिंदू है, ठीक है। दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग जो थी ये डिमांड करती है एक सेपरेट नेशन की मुस्लिम के लिए, ठीक है। कांग्रेस अपोज करती है, कांग्रेस अपोज करती है इस आइडिया को। लेकिन 1940s के टाइम पे कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे बिटवीन पाकिस्तान, सॉरी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो पाया कि ये पार्टीशन को हम रोक सकें, और जिसकी वजह से, और ब्रिटिश भी चाहते थे कि पार्टीशन हो, तो उसकी वजह से एक अलग राष्ट्र देश बना जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और चलो अब हम प्रोसेस ऑफ पार्टीशन देखते हैं कि पार्टीशन का प्रोसेस कैसा था, ठीक है। इंडिया वॉज डिवाइडेड, वेट, इंडिया, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया टू पार्ट में, ब्रिटिश इंडिया जो है वो टू पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है। एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। जो ये पार्टीशन था वो बहुत पेनफुल था। क्यों? ये मींस ये जो पार्टीशन था वो किस बेसिस पे हुआ था? जैसा कि हमने पढ़ा, ये बेस था इसका टू नेशन थ्योरी, यानी ये जो हमारा देश है वो दो लोगों से मिलकर बनता है, एक मुस्लिम और एक हिंदू। तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की जिसको हम पाकिस्तान जानते हैं। ये किस बेसिस पे हो? प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। दो रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे देश बनते थे उस टाइम पे, तो बन गए, ठीक है। आज भी बनते हैं। अब इसमें ये बोला गया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो मुस्लिम को दे दिया जाएगा, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो इंडिया कहलाएगा। तो अब इंडिया देखो, इंडिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इंडिया में बहुत ऐसी जगह हैं। दिल्ली में, जैसे आप दिल्ली में जाओगे तो पुरानी दिल्ली में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि उस एरिया को हम पाकिस्तान का एरिया डिक्लेयर कर देंगे, तो ऐसा नहीं था। सिंपल ये एक चैलेंज था, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट देयर वर नो सिंगल बेड। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या है पार्टीशन के टाइम पे, चैलेंजेस क्या क्या आए थे हमारे, जो जब ये सब प्रपोज किया गया कि जो हमारा स्टेट है वो दो लोगों से मिलकर बना है, और जहाँ मुस्लिम एरिया है उसको हम पाकिस्तान बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा, अब ये चैलेंजेस क्या क्या थे इसमें? पहला चैलेंज यही था कि कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी, मीन्स कोई ऐसा अकेले का एरिया नहीं था जहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते हैं। मीन्स मुस्लिम तो हर जगह है, मतलब हिंदू भी हर जगह है। पाकिस्तान में भी हिंदू थे, अब खत्म हो गए। इंडिया में भी मुस्लिम है और वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा एरिया था, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं था, हर जगह छोटे छोटे ग्रुप में थे। तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि किसी एरिया को मार्क किया जाए ऐसा पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा था नो वे टू ज्वाइन दिस टू। अब देखो, अब ऐसा हुआ कि हमने वेट, ये तो ऊपर हो गया। अब ऐसा हुआ कि हमने क्या किया, हमने ये तो कहा, हमने क्या किया, हमने दो ऐसे एरिया मार्क किए, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। मुस्लिम मेजॉरिटी मीन्स ये जो हमारा पाकिस्तान, ये हमारा गुजरात, मान लो ये हमारा गुजरात है, ठीक है, ये हमारा गुजरात है, ठीक है। और ये गुजरात के ऊपर ये जो पूरा एरिया है, गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ है जो एरिया, इसको ये वेस्ट पाकिस्तान बोला गया, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी ज़्यादा, और ठीक है। और एक ये जो हमारा बंगाल है, ये हमारा जो बंगाल है उसके साइड में एक बांग्लादेश था जिसको उस टाइम पे ईस्ट बांग्लादेश बोला जाता था, सॉरी ईस्ट वेस्ट बंगाल बोला जाता था। वो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसको क्या बोला गया, ईस्ट पाकिस्तान बोला गया, ईस्ट पाकिस्तान बोला गया, और इसको वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। दो एरिया को मार्क किया गया कि यहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये दो एरिया मार्क किए गए। अब दूसरा प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आया। पहला प्रॉब्लम ये था कि कोई ऐसा सिंगल एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम रहते थे। फिर उसको ओवरकम किया गया कि दो ऐसे एरिया मार्क किए गए जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई कि ये दोनों एरिया कनेक्ट कैसे होंगे भाई। अब इंडिया तो ऐसा है नहीं कि इंडिया अपने बीच से एक रोड दे देगा कि इन दोनों पार्ट को पाकिस्तान को कनेक्ट किया जाए। इसको अगर कुछ करना होता था तो ये पूरा इंडियन ओशन घूम के यहाँ पे वेस्ट बे ऑफ बंगाल से होते हुए यहाँ पे जाता था, ठीक है। तो ऐसा दो रूल बने था, दो प्रॉब्लम आई। और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि जो पूरे मुस्लिम, सारे मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि एक अलग स्टेट बने या फिर एक अलग राज्य बने। जैसे एक अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे।
जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है इनको, वो ये नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, ठीक है, वो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, ठीक है। इनको आप याद रखना, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ये हर जगह क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, CBSE में भी पूछ सकता है, आपके बोर्ड में भी, या फिर CUET में जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। देखो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आई, ठीक है, एक और प्रॉब्लम ये थी कि 2 एरिया जो बांग्लादेश और पंजाब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थी, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, ये बंगाल वाला एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और ये पंजाब वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है। यहाँ पे और लोगों और रिलीजन के भी लोग रहते थे, जैसा हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी मुस्लिम थे, यहाँ पे बांग्लादेश में भी मुस्लिम थे, ठीक है। वहाँ पे और लोगों के और रिलीजन के भी लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हुई ना कि अब ये जो लोग थे यहाँ पे ना खुद को ट्रैप पाने लगे, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए बना दिया गया। अब यहाँ पे हिंदू रहेंगे तो वो दे वेर बिकम वेरी इजी टारगेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, बहुत इजी टारगेट बन जाएंगे मुस्लिम के लिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि जैसे थोड़ा सा आगे होने लगा, पार्टीशन कंफर्म होने लगा, माइनॉरिटी इजी टारगेट बनने लगी थी, ठीक है। अब लीडर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, जैसे यहाँ पे कोलकाता हो गया, यहाँ पे अमृतसर हो गया, दिस प्लेस वेयर बिकम द कम्युनल जोन। कम्युनल जोन का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे सिर्फ धर्म के नाम पे, कि आप यहाँ से मुस्लिम हो आप यहाँ से चले जाओ, आप हिंदू हो आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है, ऐसे दंगे होने लगे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, ठीक है। हमने चैलेंजेस देख लिया, हमें प्रोसेस देख लिया, अब हमें क्या देखना है, हमें कॉन्सिक्वेंसेज देखने हैं, मतलब इसके परिणाम क्या होगा। देखो अब यहाँ इस पिक्चर को देखो, आप यहाँ पे ये फोटो को देखो, या फोटो को देखो आप, पूरा ट्रेन के ऊपर भर के लोग जा रहे हैं, मतलब माइग्रेट कर रहे हैं अपने घर से दूसरे देश में, मीन्स इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया जा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन उस टाइम पे बन गया था, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन में हम अब देखते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था, वन ऑफ द लार्जेस्ट अनप्लान्ड ये ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था, मीन्स दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनप्लान्ड, कोई प्लानिंग नहीं थी, सबसे अनप्लान्ड और सबसे बड़ा ट्रांसफर था पॉपुलेशन का किसी जगह से किसी दूसरे जगह। मोर देन 80 लाख पीपल्स, लाइक 80 लाख, आप समझ में आ रहे हैं। अभी क्या बोलते हैं, ये इजराइल की पॉपुलेशन ही है कुछ लाइक 92 या 93 लाख पॉपुलेशन ही है, और उतना पॉपुलेशन में उसे 10 लाख कम हमने इस देश से उस देश में कर दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, और वो भी अनप्लान्ड, कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। लाहौर, जैसा कि मैंने बताया, लाहौर हो गया जो हमारा पाकिस्तान में है, और अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, ये कम्युनल जोन बन गए थे, ठीक है। ये 2 कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा था माइनॉरिटीज लीव देयर होम एंड टेक शेल्टर्स इन कैंप्स, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि ये देखो, अब ट्रेन से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दूसरे देश में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये लोग तो जब इंडिपेंडेंस मिली होगी तो बहुत खुश होंगे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इंडिपेंडेंस इन लोगों को कैसे मिली कि ये लोग जाके दूसरे देश में माइग्रेट करके, वो भी रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, इनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा। ऐसा इंडिपेंडेंस कई लोगों के लिए क्या फ़ायदा, समझ में नहीं आता, ठीक है। इन लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब यही रह गया था कि हम अपना घर छोड़ें, माइग्रेट करें, और दूसरे देश में जाके, मीन्स जो हमारा इंडिया है या फिर जो पाकिस्तान है, उसमें जाके जो गवर्नमेंट ने रिफ्यूजी कैंप लगाए हैं, जहाँ पे ना खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है, वहाँ पे जाके आप रहो। इन लोगों के लिए सिर्फ इंडिपेंडेंस का यही मतलब था, ठीक है। विमेन और चिल्ड्रंस जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया इस क्या बोलते हैं इसमें, पार्टीशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई पीपल की, इसमें वुमेन ने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो सफ़र किया इन वायलेंस को, ठीक है। राइटर जो जहाँ पे आप देखो, जो महात्मा गांधी हैं, यहाँ पे बांग्लादेश में एक नोआखाली एक जगह है गांधी, वहाँ पे मुस्लिम हिंदुओं को जला दिया गया था, कई हिंदुओं मारे गए थे, तो गांधी जी को वहाँ पे खुद जाना पड़ा कि ऐसा मत करो, ठीक है। गांधी जी खुद वहाँ पे जग गए थे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब सिंपल सी बात ये थी कि जो हमारा इंडिया है और जो पाकिस्तान, इसका पार्टीशन ही सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी पे हुआ था। पॉपुलेशन इंडिया जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, पाकिस्तान जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, ठीक है। इसके पीछे जो डिवाइड किया गया था ना, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी था, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा करती हैं। पॉलिटिकल एजेंडा था, और पॉलिटिकल एजेंडा ये था
कि जो मुस्लिम लीग थी वो प्रोटेक्ट करना चाहती थी किसके राइट्स, मुस्लिम्स के राइट, ठीक है, मुस्लिम्स के राइट मुस्लिम लीग प्रोटेक्ट कर रही थी। और जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे उस टाइम पे वो चाहते थे कि हिंदू इंडिया को जो एक जहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी में हिंदू बचे हैं उनको एक हिंदू नेशन बना दिया जाए, ठीक है। बट जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जो इंडियन गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को में ऐसे प्रोविज़न डाले कि जो जितने भी लोग अभी इंडिया में बचे हैं सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये हो गई, ठीक है। अब देखो, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो अगर मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम लीग इस बेसिस पे अगर दूसरा देश बनाने लगी, ठीक है, कि मेजॉरिटी मुस्लिम है यहाँ पे है तो इसको हमने पाकिस्तान बना दिया, तो क्या ऐसा ऑटोमेटिकली हो सकता है कि जो इंडियन में अगर ऐसे इस तरह देखा जाए तो इंडिया में हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू स्टेट बना दिया जाए इसको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ने सबको प्रॉपर राइट्स दिए, ठीक है। सिंपल सा मीन्स कोई किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा मीन्स भेदभाव नहीं किया गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है, हमने चैलेंजेस पढ़े और हमने ये सब देखा, ठीक है। अब दूसरा चैलेंज आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट जो ब्रिटिश इंडिया था ना हमारा, वो दो पार्ट में डिवाइड था। पहला पार्ट था जो हमारा ब्रिटिश इंडिया का पहला पार्ट था, वो था एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस जो सिर्फ डायरेक्टली कंट्रोल में था ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। और दूसरा जो था वो दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फोटो है आपकी बुक में, ये देखो जो ब्लू कलर में है वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो ये ऑरेंज कलर में है वो कौन से हैं, वो यूनाइटेड मतलब ब्रिटिश प्रोविंस है, ब्रिटिश यहाँ पे रूल करती थे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये गुजरात का पार्ट देखो, ये सौराष्ट्र का, ये राजस्थान का पार्ट देखो, ये मध्य प्रदेश देखो, हैदराबाद, मैसूर, यहाँ पे ये जो इस टाइम पे हमारा जो केरला है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, ये सब तो इस टाइम पे इंडिया ही था ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। ये सब देखो, ये आप देखो कितना ज़्यादा डाइवर्स था, ठीक है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी प्रोविंस में ब्रिटिश इंडिया और जो हमारा ये था प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। अब इनको जब इंडिया आज इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया को आज़ादी मिल गई, तो क्या हुआ, अब इनको इंटीग्रेट करना था, मतलब ये सब लोग तो अलग अलग थे, तो इन लोगों को एक साथ ले आने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। पहला हमने देखा कि इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड था, पार्टीशन का अलग छोड़ा, वो हटा दो, वो अब वो ख़त्म हो गया। अब जो इंडिया बचा सिर्फ इंडिया में, उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो सारे पार्ट्स ऐसे थे मीन्स इंडिया जैसे। अब नहीं, यहाँ पे देखो ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कोई राजा शासन कर रहा था, ये जो है ये हमारा दिल्ली है, ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया पार्ट वो कर रही थी, तो ब्रिटिश इंडिया तो छोड़ के चली गई, ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए इंडिया को। अब क्या हुआ, अब ये जो जम्मू कश्मीर था, ये जो यूनाइटेड प्रोविंस है, यानी जो उत्तर प्रदेश था, इन सबको एक साथ यूनाइट करना था, जैसा आज हमारा देश दिखता है वैसा बनाना था, ठीक है। अब क्या होता है, अब इंटीग्रेशन जरूरी क्यों था, मीन्स अगर हम अकेले रहते तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन जरूरी इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था ना, जो प्रोविंस थे हमारे, जो ये प्रिंसली स्टेट थे, ये पूरे इंडिया का 1/3 एरिया कवर करते थे। आप समझ सकते हैं, 1/3 एरिया कवर करते थे, और हर 4 में से एक इंसान, हर 4 में से एक भारतीय इसी एरिया में रहता था, ठीक है। जैसे ये राजपुताना हो गया, अजमेर, मेवाड़, या फिर वेस्टर्न, ये जो वेस्टर्न क्या बोलते हैं, गुजरात है, इन सब एरिया में रहते थे। इंटीग्रेशन इसीलिए ज़रूरी था, पहला हमने देखा 1/3 एरिया कवर करता था, दूसरा मतलब हर 4 में से एक इंसान यहाँ पे रहता था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये आई इंटीग्रेशन के टाइम पे कि जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ के जाने लगे ना, तो उन्होंने ये बोल दिया कि जिसको इंडिया के साथ रहना है इंडिया के साथ रहे, जिसको पाकिस्तान के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ रहे, और जिसको इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। अब ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, और ये किसके थ्रू किया गया था, ये माउंटबेटन प्लान के थ्रू किया गया था। माउंटबेटन प्लान आया था, उसमें ये स्टेट्स को, ये जो प्रिंसली स्टेट है, इनको बोला गया था कि आपको जिसके साथ रहना आप रहो, या फिर मन करे तो आप इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। ये याद करो, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। माउंटबेटन प्लान में इसीलिए यही बोला गया था कि प्रिंसली स्टेट जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब कुछ स्टेट जैसे हैदराबाद हो गया, और क्या हैदराबाद हो गए, फिर भोपाल हो गया, फिर त्रावणकोर हो गया, ये स्टेट जो थे ये अनाउंस करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे ना, हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे ना इंडिया के साथ मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ये लोग बोलने लगते हैं, ठीक है।
बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई कि जैसे आप देख, अभी अभी आपको मैं दिखाऊं, अभी देखो जैसे ये इंडिया है ये पूरा, ठीक है, ये इंडिया है पूरा, ये देख मिनट इसको इरेज करने दो आप, ये पूरा इंडिया है, और इसमें बीच में ये पार्ट है, इसको हैदराबाद को हमने इंडिपेंडेंस छोड़ दिया, तो कैसा लगेगा, मतलब चारों तरफ इंडिया से घिरा हुआ है और बीच में हैदराबाद है, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये हमारी यूनिटी के लिए भी अच्छा नहीं होता। एक तरफ तो हम इधर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, एक तरफ इधर चाइना से लड़ रहे हैं, और बीच में फिर हम हैदराबाद से भी लड़ना पड़ता, तो ये तो फिर बहुत गलत होता है। हैदराबाद ये अलग मांग रहा है, ये जूनागढ़ है ये अलग मांग रहा था, ये जम्मू कश्मीर ये अलग मांग रहा था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो ऐसे कैसे चलता भाई, फिर तो इंडिया बन ही नहीं पाता कभी। तो अब ज़रूरी ये था कि इंडिपेंडेंट इंडिया को हमें बनाना है, कैसे बनाना है अब ये हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट अप्रोच क्या होता था, अब देखो ये एक ज़रूरी बात यहाँ पे देखो, जो हैदराबाद है, फिर भोपाल के नवाब हैं, या फिर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये लोग यही चाहते ही नहीं थे कि हम कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने जो स्टेट है उसमें ले आएंगे। क्यों नहीं ले आए, क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि ये लोग खुद वहाँ पे राज करते थे, पूरी पावर इनके पास थी, पैसे इनके पास थे, सब कुछ इनके पास था। अब ये लोग ये नहीं चाहते थे कि हम अपनी पॉपुलेशन को डेमोक्रेटिक राइट्स दे दें और वो लोग फिर हमारे क्वेश्चन पूछे, हमें फिर डेमोक्रेटिक पे भाषण दें, ये लोग ये नहीं चाहते थे, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट अप्रोच मीन्स आप जब इतना प्रॉब्लम था कि हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे ऐसे लोगों को, सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, तो अब गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच लिया इसके लिए, ये हम इसमें देखते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, मीन्स ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, ये सिर्फ कार्यवाहक थे लोग, मीन्स उस टाइम उतने टाइम के लिए, जैसे जब अंग्रेज देश छोड़ के चले गए तो उस टाइम तक देश की रखवाली, वो देश का जो सब कुछ है वो कौन संभालेगा, तो उस टाइम के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है कि उतने टाइम के लिए आप देश को संभालो, और फिर जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो वो आपको रिप्लेस करेगी, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट ने ये सबसे पहले यही अपोज किया कि मुस्लिम लीग डिवीज़न ऑफ इंडिया डिवाइड ही नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग कहाँ मानने वाली थी भाई, मुस्लिम लीग ने फिर बोला कि नहीं डिवाइड होना ही चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट अप्रोच में हम सबसे पहले देखते हैं सरदार पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं हमारे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था नेगोशिएशन में दूसरे स्टेट के साथ, ठीक है। हार्ड चैलेंज था जो उड़ीसा था, मीन्स जो आप अभी उड़ीसा देख रहे हो, ये उड़ीसा हमारा जो स्टेट है, वो क्या बोलते हैं, ये सिर्फ 24 स्मॉल स्टेट में डिवाइड था। ये जो हमारा सौराष्ट्र है, यानी जो गुजरात का एरिया है, ये 14 बड़े और 119 छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था। मतलब इतनी डाइवर्सिटी थी, मतलब इतने लोगों को एक साथ बिठा के एक साथ ले आना कितनी बड़ी बात थी, और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। देखो अब गवर्नमेंट जो अप्रोच थी ना, वो 3 चीज़ों पे टोटली बेस्ड थी। जो गवर्नमेंट अप्रोच थी वो 3 चीज़ों पे बेस्ड थी। पहला, मोस्ट पीपल ऑफ स्टेट वांट टू जॉइन इंडियन यूनियन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही लगता था कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं सारे स्टेट के, वो लोग इंडियन यूनियन में आना चाहते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जो हमारी थी, इंडियन गवर्नमेंट जो थी, वो रेडी थी और फ्लेक्सिबल थी बहुत ज़्यादा। क्यों फ्लेक्सिबल थी? कोई भी रीजन को ऑटोनॉमी देने के लिए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है उसके अगर कोई राइट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर राइट्स हैं उसको, तो वो हम दे सकते हैं उसको। हम इतने फ्लेक्सिबल हैं कि कोई भी डिमांड हो आपकी, हम उसको डिमांड की रिस्पेक्ट करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे, लेकिन आपको इंडियन यूनियन में आपको आना पड़ेगा, इंडियन यूनियन में आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को हमने सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी थी उस टाइम पे, ठीक है। हम अपने देश के किसी भी पार्ट को अलग नहीं करना चाहते थे। हम इंटीग्रेशन को और कंसोलिडेशन को, हमारे इंडिया को सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी थी हमने उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही था कि हम सारे स्टेट को एक साथ ले आएँ। कोई भी ऐसा स्टेट, कोई भी ऐसा पार्ट हमारे इंडिया का ना हो कि वो बाहर चला जाए या फिर हमसे अलग हो जाए, ठीक है। अब देखो हमारा रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, अब हम आगे वाला देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है गवर्नमेंट अप्रोच का? पहला रिजल्ट यही होता है, पहला हमारा गवर्नमेंट अप्रोच का रिजल्ट यही होता है कि जो पीसफुल नेगोशिएशन सबके साथ हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट वर रेडी टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, ठीक है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, मीन्स that the state agreed to become the part of Indian Union।
कौन सा डॉक्यूमेंट पे साइन करके वो इंडिया में आए थे, वो डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है, ACCESSION असेशन, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने दिक्कत की पहले, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, दे प्रूव्ड दैट दे वर डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। इशू विद जूनागढ़ रिसॉल्व आफ्टर, देखो अब जूनागढ़ के साथ ये हुआ कि जो जूनागढ़ स्टेट था उसको वहाँ पे वो करा दिया गया, मीन्स वोटिंग करा ली गई कि कितने लोग चाहते हैं कि जूनागढ़ में ये था कि वहाँ पे जो रूलर था वो मुस्लिम था, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, और जो पॉपुलेशन मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, तो वो इंडिया के साथ आना चाहती थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वो एक वोटिंग करा ली गई कि कौन किसके साथ रहना चाहता है। तो 97% पॉपुलेशन चाहती थी कि हम इंडिया के साथ रहें, तो इंडिया में उसका भी लय हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम किसके किसके साथ आई, पॉपुलेशन प्रॉब्लम आई इंडिया के साथ, हैदराबाद के साथ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दिया हुआ, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1875। इसी टाइम पे कांग्रेस का वो हुआ था, क्या बोलते हैं, कांग्रेस बनाई गई थी इस टाइम पे, और 1950 तक इन्होंने अपना जीवन जिया है, 75 साल, अब सीधे सीधे को, ठीक है। ये कौन थे, एक फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी थे, एक कांग्रेस लीडर थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है हमारे इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब हैदराबाद के साथ कहानी ये है कि ये उस टाइम पे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, और जो इसको रूल करते थे वो एक टाइटल लेते थे। टाइटल उनको किस नाम से जाना जाता था, निज़ाम, ठीक है। ये रहा हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है, उनको निज़ाम के नाम से जाना जाता था। और ये उस टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। आप सोच सकते हो उस टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर इंसान, सबसे ज़्यादा पैसा दुनिया में इनके पास था, ठीक है। ही साइन, मतलब इन्होंने जो हैदराबाद है उसने सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था कि हम इंडिया में मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या साइन किया था, इन्होंने साइन किया था स्टैंड स्टिल, STANDSTIL, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ठीक है, विथ इंडिया इन नवंबर 1947 में, ठीक है। दूसरा, पीपल गैदर्ड फोर्स अगेंस्ट निज़ाम रूल। अब जो निज़ाम के, जो हैदराबाद है वहाँ पे जो निज़ाम है उसकी अगेंस्ट लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मीन्स रिवॉल्ट उनके अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस टाइम पे, और जो हैदराबाद की कांग्रेस डिवीज़न थी, उसने इस मूवमेंट को आगे से वो किया, फोर फ्रंट पे वो खड़े रहे, ठीक है। अब जो निज़ाम थे उन्होंने जो उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उस टाइम पे, जिसको हम रज़ाकार कहते हैं, RAZAKAR, ठीक है, उसका यूज़ किया लोगों पे, ठीक है। रज़ाकार्स के ऑर्डर दिया कि आप जाओ और पूरे मूवमेंट को दबा दो, ठीक है। जैसा हमेशा सब लोग करते हैं कि कोई भी अगर मूवमेंट हो तो पुलिस को भेज देते हैं या फिर मिलिट्री उतार देते हैं, फिर वो फोर्सफुली वो मूवमेंट बंद कराते हैं, तो वो वैसा इन्होंने किया। लेकिन आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है, रज़ाकार्स ये यहाँ उस टाइम पे एक बहुत ही मीन्स एक पर्टिकुलर उस टाइम पे एक एडवांस पुलिस फोर्स थी, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स थी हैदराबाद की। और इसी को देखते हुए, मतलब इनकी इस पैरामिलिट्री फोर्स को, उसका स्ट्रक्चर देखते हुए, उसका जो वे ऑफ वर्किंग है उसको देखते हुए, आज मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी है, जो हमारे जिनको IPS, जहाँ से IPS ट्रेन होते हैं, उसका ऑफिस हैदराबाद में खोला गया है, ठीक है। हैदराबाद में खोला गया उस टाइम पे, उसी रज़ाकार्स को की एफिशिएंसी देखते हुए उसका यहाँ पे खोला गया, ठीक है। मैंने अलग, अब देखो जब रज़ाकार्स आए तो उन्होंने लोगों को मारा, टॉर्चर किया, पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम लोगों को, ठीक है। बट अब जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई अब तो ये लोग फिर नहीं मान रहे हैं, इन्होंने अपना पुलिस फोर्स यूज़ किया है, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री भेज दी भाई। अब मिलिट्री भेजी तो मिलिट्री भेजी टू टैकल सिचुएशन। अब ऑपरेशन पोलो चलाया गया, OPERATION, ऑपरेशन पोलो, POLO, पोलो चलाया गया किसके लिए, हैदराबाद के लिए, ताकि हैदराबाद को हम अपने इंडिया में मिला लें, ठीक है। अब भाई 4 ही दिन में हैदराबाद ने हार मान ली, और फिर हैदराबाद का मिला हो गया किसमें, इंडिया में, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा मणिपुर है, ठीक है। मणिपुर इंडिपेंडेंस के टाइम पे महाराजा मणिपुर जो थे
बोधचंद्र सिंह, ठीक है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इन्होंने साइन किया, बट एक कंडीशन पे साइन किया। इस कंडीशन पे इन्होंने साइन किया कि जो हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी है ना वो मेंटेन रहेगी, मतलब हम जैसे हम इंडिया के साथ रहेंगे लेकिन हम अपना रूल अलग चलाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनेगा, ठीक है। देखो, अंडर प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन 1947। अब पब्लिक ने, वहाँ के जो पब्लिक थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने प्रेशर डाला तो और महाराजा पे, और महाराजा ने 1948 में जून में इलेक्शन कराए, ठीक है। अब इलेक्शन कराए तो फिर वहाँ पे जो मोनार्की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, ठीक है। अब इस तरह जो मणिपुर है वो इंडिया का ऐसा पहला पार्ट बना जहाँ पे एक इलेक्शन हेल्ड किया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस के प्रिंसिपल पे। मींस यहाँ पे पहला इलेक्शन हुआ था इंडिया का जो कि बेस था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल से ऊपर के सारे लोग यहाँ पे वोट दे सकते थे, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, जब जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी मणिपुर में, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। जैसे कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर में इंडिया में हम ज्वाइन कर लें, और जो मणिपुर के कुछ लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे ऐसा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वहाँ के महाराजा को प्रेशराइज करने में सक्सेस मिल जाती है इसको, और मर्जर एग्रीमेंट साइन होता है मणिपुर और इंडिया के बीच इन सितंबर 1949 में, ठीक है। मर्जर एग्रीमेंट के थ्रू मणिपुर का इंडिया में विलय हो जाता है, ठीक है। देखो, अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट है ना, जैसे आप देखोगे हमारे इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे। आप देखो जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो ये पूरा उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड लिए वो इतना बड़ा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश कितना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ लिए हुआ है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश पूरा तेलंगाना लिए हुए है, ये असम है पूरा इतना बड़ा, त्रिपुरा और मणिपुर को लिए हुए है, ठीक है। इतने बड़े बड़े स्टेट्स थे, ठीक है। तो इतने बड़ी स्टेट को रूल करना वो आसान नहीं था, ठीक है। और पहली बात ये कल्चरली अलग अलग थे लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट आप एक होल्ड करो, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। देखो, चलो शुरू करते हैं अपना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखो, पार्टीशन जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब अभी हमने देखा कि कितने बड़े बड़े स्टेट्स थे, ठीक है, और वो सब अलग अलग डिवाइडेड थे। जैसे कि आप तेलंगाना में देखोगे और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तेलंगाना कुछ और स्पीकिंग पॉपुलेशन है, कल्चरली अलग है। असम देखोगे, त्रिपुरा और मणिपुर से टोटली अलग है, लोगों की भाषा अलग है, लोगों के रहने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। पार्टीशन क्या हुआ, अब चैलेंज ये था कि जब हमने सब कुछ कर लिया तो चैलेंज ये था, हमने सबको इंटीग्रेट भी कर लिया अपने इंडिया में। अब चैलेंज ये था कि भाई जो इतने बड़े बड़े स्टेट हैं इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाए, ठीक है, कैसे इनको हम अलग अलग करें। और अलग अलग करने का इन द सेंस कि अलग अलग अगर हम करेंगे तो हम बहुत अच्छी गवर्नेंस दे पाएंगे, मतलब जितना छोटा डिस्ट्रिक्ट रहेगा उतनी अच्छी गवर्नेंस दे पाएंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए हमने डिवाइड करने का सोचा, ठीक है। अब बाउंड्री ड्रॉ करने का पहला मतलब ये था कि बाउंड्री ऐसे ड्रॉ की जाए कि जो भाषा के तौर पे जो एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक तरफ आ जाए, ठीक है, लेकिन साथ में जो कल्चरल भाषा बोलने वाले लोग हैं एक तरफ आ जाए, और उनका जो कल्चर है वो भी प्रिजर्व रहे, और साथ ही साथ हमारा जो इंडिया का यूनिटी है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो कॉलोनियल वे ऑफ डिवीज़न था उसको रिजेक्ट किया। जो कॉलोनियल थी, जो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, मतलब जो हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पे था, उस टाइम पे बाउंड्री कैसे ड्रॉ की जाती थी। बाउंड्री मींस जैसे जितना जितना वो कब्जाते गए वैसे वैसे बाउंड्री वो बनाते गए, ऐसा नहीं कर सकते थे हम, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। उनको जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी होती थी वैसे बाउंड्री बना देते थे। तो ऐसा हम नहीं करना चाहते। हम चाहते थे कि जो हमारा जो देश है वो ऐसे डिवाइड किया जाए, मतलब ऐसे बनाया जाए, उसकी जो इंटरनल बाउंड्री है स्टेट की
वैसे ड्रॉ की जाए कि जो एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं एक तरफ हो जाएं, उनका जो कल्चर है वो भी प्रिजर्व हो जाए और साथ में हमारे देश की यूनिटी भी बनी रहे। ठीक है, अब ये हुआ। ठीक है, देखो, सो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे देश को डिवाइड करेंगे, मतलब जो स्टेट के इंटरनल बाउंड्रीज हैं उसको बनाएंगे। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे वो उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पे हम बनाते रह गए स्टेट, तो भाई आज हम एक बना रहे हैं, कल दो लोग और उठ जाएंगे कि हमारी भाषा अलग है, ये अलग बनाओ। ठीक है, सो इन्होंने दो कमिटीज बनाई। कमेटी का पहला कमेटी 1948 में, ठीक है, पहली कमेटी 1948 में एसके धर कमेटी बनाई थी, एसके धर कमेटी, ठीक है, जिसको और इस कमेटी ने जब रिपोर्ट दिया तो ये दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनाना कोई स्टेट ये बहुत गलत है और ये सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर एक और 1948 में एक और कमेटी बनाई गई जिसको JVP कमेटी कहा गया। ठीक है, ये भी डिसएग्री हो गई। अब ये दो कमेटी डिसएग्री हो गई तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो आइडिया था कि स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए उसको भी उसने अलग ले लिया। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ने उसको अलग कर दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये जो अपना डिसीजन है कि स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस बनाए उसने अपने पीछे ले लिया ये। ठीक है, अब जब ये गवर्नमेंट ने पीछे लिया तो ये जो डिसीजन था ये चैलेंज किया गया लोगों के द्वारा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बनाना ही पड़ेगा स्टेट। ठीक है, प्रोटेस्ट मद्रास प्रोविंस में जो हमारा आज का तमिलनाडु है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, अब एक वैसलधरा मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसके थ्रू आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रोविंस से अलग किया गया। ठीक है, देखो, एक हमारे जो लीडर थे पोट्री श्रीमल्लू, ठीक है, एक सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंस इट रॉन्ग। ठीक है, अब इन्होंने देखो अभी कितने साल के थे, सिर्फ 1901 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1952 में इनकी मतलब 52-53 साल एज थी इनकी। ठीक है, ये गांधीयन वर्कर थे और लेफ्ट पार्टी थे। ठीक है, इन्होंने सत्याग्रह भी किया, सत्याग्रह में भी पार्ट लिया था और इंडिविजुअल सत्याग्रह भी किया था। ठीक है, ये डिमांड कर रहे थे कि जो मद्रास प्रोविंस है वहाँ पे जो दलित हैं उनको भी मंदिर में जाने की एंट्री मिले। ठीक है, अब उसकी चलते इन्होंने फास्ट बैठे और 56 दिन मतलब एक 56 डेज तक इन्होंने फास्ट किया, मतलब 56 दिन तक बिना खाए पिए ये अनशन पे बैठे रहे 19 अक्टूबर को। और 15 दिसंबर को लास्ट में ये इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ ऐसे हुई कि लाइक ग्रेट वायलेंस स्टार्ट हो गया, वायलेंस चारों तरफ वायलेंस होने लगा। ठीक है, वायलेंस हुआ यहाँ पे। अब देखो, अब जब वायलेंस स्टार्ट हुआ तो पीएम ने क्या किया, पीएम ने अनाउंस कर दिया कि सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा 1952 में। ठीक है, 1950 दिसंबर 1952 में ये अनाउंस कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब मैं बहुत सारे अदर जब इन्होंने एक बार आज़ाद किया कि आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रोविंस से अलग किया जाएगा, तो और बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने स्टार्ट कर दिया बोलना कि हमें भी अलग चाहिए। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाया। ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पब्लिश की। और ये बना कब था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन? 1953 में बना और इसने 55 में 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को कि हमें कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, किसको किसको अलग स्टेट बनाना चाहिए। ठीक है, देखो अब इस रिपोर्ट में क्या था, बाउंड्री ऑफ स्टेट रिफ्लेक्ट बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो इस रिपोर्ट में बोला गया कि जो स्टेट की बाउंड्रीज है ना वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि इस स्टेट में अलग लैंग्वेज है, इस स्टेट में अलग लैंग्वेज है। जैसा कि आप देखोगे हमारा अभी 1 मिनट अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया वो, देखो जब देखो यहाँ पे बनाया गया महाराष्ट्र प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस से गुजरात को अलग किया गया, तो यहाँ पे गुजरात जो था वो गुजराती लोग ज़्यादा बोलते थे और यहाँ पे मराठी बोला जाता था। अब यहाँ के बीच में जो बॉर्डर बना वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि इधर मराठी है इधर गुजराती है, लेकिन है तो इंडियन टोटल, बट फॉर देयर कन्वींस फॉर देयर वेल बीइंग ये हमने डिवाइड किया। ठीक है, वेट यार,
ठीक है, हम आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब रिपोर्ट का हमने ये देखा। अब रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, अब इस बेसिस पे, रिपोर्ट के बेसिस पे इन जो गवर्नमेंट थी इसने एक लॉ पास किया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1955, जिसके वजह से 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूटीज बनाए गए, यूनियन टेरिटरी। 14 स्टेट और 6 यूटी, ठीक है, बनाए गए, ठीक है। अब देखो पहला, अब देखो जब ये सब बनाए गए, स्टेट बनाए गए, तो कुछ इश्यूज थे जो इससे रिलेटेड थे। पहला, गवर्नमेंट का कंसर्न क्या था, सुनना ध्यान से। गवर्नमेंट का कंसर्न ये था कि जो हमने ये स्टेट बनाए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, ये हमारे मतलब हमारे कंट्री के यूनिटी के लिए बहुत डेंजर है, ठीक है। अब इनको ये लगता था गवर्नमेंट को कि जो स्टेट हमने अलग बनाए हैं वो बहुत जल्दी ही अलग होने की मांग कर देंगे। जैसे गुजरात हमने अलग बनाया है, तो गुजरात जब सब लोग एक गुजराती एक साथ रहेंगे तो वो चाहेंगे कि हम अलग स्टेट बन जाए, हमारी डिमांड सारी पूरी हो ही रहे हैं, तो ये भी डिमांड पूरी हो जाए, ठीक है। अब तीसरा जो इनका कंसर्न था ये था कि लीडर्स के ऊपर प्रेशर था, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीडर्स थे उनके ऊपर प्रेशर था कि वो एक अलग स्टेट बनाए, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे। अब लैंग्वेज के बेसिस पे जब देश बन गया तो कुछ क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी थी गवर्नमेंट की। पहले एक्सपेक्टेशन थी कि जो थ्रेट है कि हमारा देश आगे चल के टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सबकी डिमांड पूरी हो गई है, सब लोग एक साथ हैं, तो फिर अलग होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोगों की जो रीजनल डिमांड है वो पूरी करेंगे तो ये लगेगा कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो चलो, ये चैप्टर आपका पूरा होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दिया हुआ है कि जैसे हमारा जो 1952 है, 1952 में आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, 1960 में बॉम्बे से गुजरात अलग हुआ था, ठीक है, 1963 में असम से नागालैंड अलग हुआ था, 1966 में पंजाब स्टेट से हरियाणा अलग हुआ था और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय स्टेट बने थे। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा स्टेट बने थे। 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड स्टेट बने, ठीक है। 2014 में तेलंगाना बना और रिसेंटली 2019 में जम्मू कश्मीर बना, ठीक है। चलो, इतना हो गया, अभी आपका चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो मैंने भाषण दिया है आपको अच्छा लगा होगा। तो और आगे ये लेक्चर आते रहेंगे, मतलब आते रहेंगे, तो आगे सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।